दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अनसिविल प्रपोजल ऑन लॉज टू कर्ब लव जिहाद और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख लेट लॉ नॉट डू देम पार्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक अहम फैसला दिया है, जिसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट चर्चा में आया है। कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना गलत है। संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है। हाई कोर्ट ने कहा यह कानून सभी धर्मों पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन को नामंजूर किए जाने के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत में दायर एक रिट याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत मिसाल बताया गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट के पब्लिक नोटिस के प्रावधान के खिलाफ एक अंतर धार्मिक जोड़ा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। उनकी याचिका पर अदालत ने इस एक्ट के तहत आपत्तियां मंगाने को लेकर जारी किए जाने वाले पब्लिक नोटिस के प्रावधान पर केंद्र और दिल्ली राज्य की सरकार से जवाब मांगा है। इसी एक्ट से जुड़ी एक और खबर यह है कि बीते दिनों एक समलैंगिक जोड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक स्पेशल मैरिज एक्ट उन समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव करता है जो विवाह के माध्यम से अपने संबंधों को औपचारिक मान्यता देना चाहते हैं। कोर्ट को इस बारे में निर्देश जारी करना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट सभी जोड़ों के लिए उनकी लिंग पहचान और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की परवाह किए बिना लागू हो। इन चर्चाओं के बीच आइए बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट और उससे जुड़े अहम पहलुओं की। साथ ही जानते हैं कि इसे लेकर क्या कुछ आपत्तियां लगाई जा रही हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों का समान धर्म का होना जरूरी है, लेकिन दो अलग अलग धर्मों के लोगों को बिना धर्म बदले शादी करना हो तो इसके लिए 1954 में संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम पारित किया था। इस एक्ट को बनाने का मकसद अंतर्राज्यीय व अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता देना है। इस एक्ट के तहत किसी भी धर्म के दो व्यक्ति बिना धर्म बदले कानूनन शादी कर सकते हैं। इसमें विवाह के दोनों पक्षों को अपने अपने धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। यह एक्ट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्धों आदि सभी पर लागू होता है। इस एक्ट के तहत शादी के लिए यह जरूरी है कि दोनों पक्ष सहमत हों। ऐसे विवाह के लिए किसी समारोह की जरूरत नहीं होती, लेकिन विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इस एक्ट में शादी में किए जाने वाले किसी कर्मकांड को किए जाने की बाध्यता भी नहीं रखी गई है। कोई भी दो बालिग व्यक्ति अगर वे प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे किसी भी धर्म या पंथ या जाति के हों, अगर आपस में विवाह करना चाहते हैं तो यह एक्ट उन लोगों को विवाह करने की पूर्ण सहमति देता है। इस कानून के तहत दो भारतीय नागरिक एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। इसके लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इस एक्ट के तहत विवाह के लिए कुछ शर्तें भी हैं। मसलन किसी भी पक्षकार के पूर्व पति और पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। किसी भी पक्षकार को बार बार उन्मत्तता के दौरे नहीं आने चाहिए। कोई भी पक्षकार मानसिक रूप से विकृत चित्त नहीं होना चाहिए और पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। प्रतिषिद्ध नातेदारी में ब्लड रिलेशन और समाज की नजरों में पवित्र रिश्ते जैसे भाई बहन का रिश्ता आदि को रखा गया है। एक्ट के तहत शादी करने के लिए 3 स्वतंत्र गवाहों की जरूरत होती है। हालांकि यह शादी केवल एक महिला और पुरुष के बीच ही होगी। अभी इस एक्ट के माध्यम से
समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिली है। इस एक्ट के तहत विवाहित जोड़े तलाक के लिए तब तक केस दायर नहीं कर सकते जब तक कि उनकी शादी की तारीख से 1 साल की अवधि खत्म नहीं हो जाती। ये कानूनन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से न केवल अलग है, बल्कि इसके तहत शादी करने वालों के लिए ये कानूनन कई पेचीदगियां पैदा करता है। तो चलिए जानते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाले विवाह की प्रक्रिया और पेचीदगियों के बारे में। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए एक फॉर्म भरना होता है और जिले के मैरिज रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। फॉर्म के साथ फोटो, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ जैसे जरूरी दस्तावेज जमा किए जाते हैं, जिसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार एक नोटिस तैयार करते हैं। इस नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि संबंधित दोनों व्यक्ति शादी करना चाहते हैं और किसी को इसमें आपत्ति हो तो 30 दिन के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार को सूचित करे। इस नोटिस का मकसद ये है कि शादी करने वाला पुरुष या महिला कोई झूठ या फरेब के बल पर शादी ना कर पाए और ऐसा कुछ हो तो 1 महीने में सामने आ जाए। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये नोटिस 30 दिन तक कोर्ट के परिसर में लगा रहता है। अगर 30 दिन के दरमियान कोई आपत्ति या शिकायत नहीं आती है तो तय की गई तारीख में शादी हो जाती है और गवाहों के साक्ष्य में हस्ताक्षर के बाद विवाह प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपत्ति आती है तो शादी रोक दी जाती है और आपत्ति के संदर्भ में विधिवत जांच की जाती है। पर इस तरह के नोटिस का उल्टा असर भी हो सकता है। अंतरधार्मिक शादी की जानकारी जब सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हो तो उसका आसानी से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें शादी परिवार की रजामंदी से हुई, फिर भी अंतरधार्मिक शादी की खबर बाहरी लोगों को मिलने की वजह से परिवारों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस एक्ट को लेकर कई तरह की आपत्तियां जताई जाती रही हैं। ऐसे में सवाल है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर किस तरह की आपत्तियां हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट की पेचीदगियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रावधान शादी करने के लिए इच्छुक जोड़ों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। उनका कहना है कि यह एक्ट निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 6(2) के तहत मैरिज रजिस्ट्रार अपने दफ्तर में किसी ऐसी जगह लड़के लड़की की ओर से दिया गया आवेदन चिपकाता है जो कि सबकी नजरों में आता हो, लेकिन नोटिस प्रकाशित करने से संबंधित व्यक्तियों की निजी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस कानूनन के प्रावधान शादी करने जा रहे लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 30 दिन की नोटिस अवधि लोगों को दूसरे धर्म में विवाह करने से हतोत्साहित करती है। उनका कहना है कि जिन कारणों का हवाला देकर नोटिस निकालने का जरूरी कदम बताया गया है वे सही नहीं है। उनके मुताबिक दोनों में से किसी एक पक्ष के दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं होने या शादी की आयु नहीं होने जैसी आपत्तियों का पता किसी सरकारी अस्पताल या किसी तय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर लगाया जा सकता है और इसके लिए नोटिस निकालने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक नोटिस के प्रावधान को मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। यह आपत्ति भी लगाई जा रही है कि एक धर्म के भीतर शादी के लिए बने पर्सनल कानूनों में इस तरह के नोटिस का कोई प्रावधान नहीं है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो व्यवस्था की गई है वह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। गौरतलब है कि हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाली शादियों के लिए ऐसे किसी पब्लिक नोटिस की व्यवस्था नहीं है। इस तरह देखें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने वालों के साथ कानून का रवैया भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून में नोटिस के प्रावधान को अमान्य और असंवैधानिक करार दिए जाने का अनुरोध किया है। स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर यह भी आपत्ति है कि यह कानून व्यक्तियों के विवाह के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें पब्लिक नोटिस या कोई भी बाहरी व्यक्ति को आपत्ति जताने का मौका मिलता है। इससे ऑनर किलिंग जैसे मामले बढ़ते हैं या दूसरी तरह के अपराध और दबाव बढ़ने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आपको बता दें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अंतरजातीय विवाह को लेकर हर साल रिकॉर्ड संख्या में ऑनर किलिंग के मामले दर्ज होते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लोगों को
निजता का अधिकार और शादी का अधिकार दोनों ही मिले हुए हैं, तो क्या लोगों को शादी का अधिकार हासिल करने के लिए अपने निजता के अधिकार का हनन करवाते रहना पड़ेगा? फिर इस कानून में अब तक भी समलैंगिक के विवाह की मान्यता को शामिल नहीं किया गया है। हमारे देश में 2018 से सेक्शन 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन देश में अभी भी ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो कानूनी तौर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता देता हो। भारत में 2 समलैंगिक वयस्क अपनी सहमति से शादी तो कर सकते हैं, पर उन्हें कानूनी तौर पर मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करने को लेकर कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, वर्ष 2018 के नवतेज जौहर बनाम भारत संघ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया, बल्कि LGBTIQ समुदाय के अधिकारों जैसे व्यक्तित्व को जाहिर करने का अधिकार आदि को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता भी दी। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद देश में LGBTIQ समुदाय की सामाजिक स्थितियों में कोई बहुत सुधार नहीं लाया जा सका है। इसके अलावा भी इस कानून को लेकर व्यवहारिक तौर पर भी कई तरह की मुश्किलें देखी जाती हैं। ऐसे में समझते हैं कि भारत में अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर किस तरह का ट्रेंड नजर आता है। इस कानून की जमीनी हकीकत देखें तो स्थितियां काफी मुश्किल होती दिखती हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में धार्मिक कट्टरता बढ़ने के चलते अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे में जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अलग अलग धर्मों, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम जोड़ों में विवाह के मामले सामने आते हैं, तो कई बार इसे लव जिहाद या घर वापसी का नाम देकर माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, भले ही दोनों परिवार भी राजी क्यों ना हो। हिंदू मुस्लिम जोड़ों में शादी को लेकर इतना ज्यादा संवेदनशील माहौल है, यह इस उदाहरण से ही समझा जा सकता है कि हाल ही में आभूषण बनाने वाली कंपनी तनिष्क का एक विज्ञापन विवादों में आ गया था, जिसमें एक हिंदू महिला की शादी मुस्लिम घर में हुई थी और विवाद बढ़ने के बाद तनिष्क को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ गया था। ऐसे में अगर कोई ऐसी शादी हो जिसमें लड़का लड़की अलग धर्म के हों और राजी हों, लेकिन माँ बाप रजामंद ना हो, तो ऐसे में किसी जोड़े के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट तहत शादी करना लगभग नामुमकिन सा मामला बन जाता है। इसलिए कई बार इस कानून की पेचीदगियों के चलते प्रेमी जोड़े स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बजाय धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आसान रास्ता चुन लेते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धार्मिक पहचान छिपाकर धोखे से शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने के मामले भी सामने आए हैं, जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है। आपको बता दें, लव जिहाद शब्द की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, न ही इसे अब तक किसी कानून के तहत परिभाषित किया गया है और न ही केंद्र या राज्य की किसी एजेंसी ने किसी कानूनी धारा के तहत इस मामले में कोई केस दर्ज किया है। लेकिन जबरन धर्मांतरण करवाया जाना गैर कानूनी है और ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया जा सकता है, भले ही चाहे वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई किसी भी धर्म से जुड़ा हो, पर किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन कई बार धार्मिक स्वतंत्रता पर धार्मिक संगठनों का पलड़ा भारी दिखता है। बहरहाल लव जिहाद के माहौल और स्पेशल मैरिज एक्ट की पेचीदगी में अंतरधार्मिक विवाहों की राह आसान नहीं दिखती। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह? कानूनी तौर पर देखें तो भारत में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को मान्यता मिली हुई है, भले ही रूढ़िवादी तत्वों द्वारा इन्हें सिरे से खारिज किया जाता रहा हो। स्पेशल मैरिज एक्ट एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील कानून है, लेकिन इसे लेकर उठ रही आपत्तियों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़े विवादित मुद्दों पर निर्देश या गाइडलाइन जारी कर सकता है। ऐसी गाइडलाइन जारी करते हुए निजता के अधिकार और शादी के अधिकार को लेकर जारी ऊहापोह पर भी स्थिति साफ की जानी चाहिए। साथ ही एक्ट की कानूनी पेचीदगियों को भी सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार के द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले जोड़ों के लिए इस कानून में सेफगार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए,
ताकि ऐसे जोड़ों के सामने सुरक्षा का संकट ना खड़ा हो। साथ ही जबरन धर्म अंतरण करने वालों या धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले लोगों के प्रति सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और पीड़ित लोगों की कानूनी सहायता और पुनर्वास के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। आज भी भारत में समलैंगिक जोड़ों के पास विवाह का पंजीकरण, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेना आदि जैसी कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका समलैंगिक विवाह से जुड़े विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। जरूरी है कि इस संदर्भ में गंभीरता से विचार किया जाए और जल्द से जल्द कानून बनाया जाए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा हो सके। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस अधिनियम पर उठ रही आपत्तियों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।